अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल बजट सेशन का प्रोग्राम 2025 और 26 के जारी है और हम गुज़श्ता 9 जून से मुसलसल जो इस प्रोग्राम को हम जारी रखे हुए हैं और इसमें हम लम्हा व लम्हा, चाहे वो कौमी नेशनल असम्बली के हो या आपके सूबाई असम्बली के हो, उनकी लम्हा व लम्हा हम उनकी तमाम सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं। जैसे कि आज यानी कि 16 जून को पंजाब का बजट आया और इस पंजाब के बजट पे बात जो है आज हम उस पर ही ज़्यादातर जो फोकस कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पंजाब के बजट में क्या सूरत हाल होगी। मेरे साथ इस प्रोग्राम को मेरे को होस्ट हसनैन भी जो है वो शरीक होंगे। और हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आप बताएं कैसे हैं? तो हसनैन भी पूरी तरह फिट है और पूरी तरह चाको चौबंद है कि आज उन्होंने पंजाब के बजट को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्कस करना है। चूंकि पंजाब का बजट जो है वो इस वक्त जो है 5,337 अरब रुपए का आया है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो यकीनी तौर पे पॉजिटिव भी जाती हैं। कुछ चीज़ों से लोगों का इख्तलाफ हो सकता है और बजट से कभी हमेशा मुकम्मल तौर पे जो है वो इत्तेफाक हुआ नहीं है किसी का। बिल्कुल। तो लाजमी सी बात है कि कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ हिमायत भी करते हैं, लेकिन बहरहाल हम इस हवाले से मुख्तलिफ जो सुदूर होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इसके अलावा ताजिर और सनतकार जो दीगर होते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये तमाम जो सूरत हाल होती है या वफाक का बजट हो या सूबाई बजट हो, उन बजट्स में उनके अपने क्या ख्यालात होते हैं और वो किस तरह इन बजट को देखते हैं। तो अब पंजाब के बजट पर थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए हमने आज ज्वाइन किया है हमें रेहान नसीम साहब ने, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पंजाब का बजट आज आ गया, वफाक का बजट पहले आ चुका था। इन दोनों बजटों को आप किस निगाह से देखते हैं, कैसे, आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, पहले हम वफाकी बजट की बात कर लेते हैं, चूंकि आपकी मेन जो जितनी इंडस्ट्री है और जितनी ट्रेड है या एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, सारी वफाकी बजट का एक्चुअली उसी में ही हम करते हैं। तो हम सच्ची बात है, इस जो वफाकी बजट आया तो तमाम चैम्बर्स, ख़ासतौर पर फैसलाबाद चैम्बर ने भी बात की और बाकी तमाम चैम्बर्स, हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो वज़ीर ख़जाना साहब ने हमसे कमिट की वो इस बजट के अंदर ऐड होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई। आप देखें, इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज अनाउंस नहीं हुआ, कोई सस्ती बिजली अनाउंस नहीं हुई, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े। और किसी भी मैं समझता हूँ कि बल्कि एक ऐसा कानून उसमें डाल दिया गया 37AA का, जो कि एक हैरेसमेंट का मैं समझता हूँ कानून है, और जिसके ऊपर जब कानून डाला गया और जब सब चैम्बर्स ने इसके ऊपर बात की तो आज वज़ीर आज़म साहब की हम समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, इस कानून के ऊपर डिस्कशन की और उन्होंने फौरी तौर पर, मैं अभी न्यूज़ में ही देख रहा था, उन्होंने फौरी तौर पर इस ऑर्डर किया है कि अभी इस को रोका जाए। तो इस तरह के हमारा तो यह है कि इस तरह के कानून बनाए क्यों जाते हैं। देखें, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, आपने अगर उन्हीं को स्क्रू करना है तो वो तो हो ही रहे हैं। तो इसी वजह से पहले आपको पता है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ, हमारा जो प्रॉपर्टी का पैसा था वो सारा ये गल्फ कंट्रीज में चला गया। उसके बाद अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि लोगों को डरा के और अपनी इंडस्ट्री को, अपने ट्रेडर्स को भी मुल्क से बाहर भेजना है, तो मैं समझता हूँ कोई अच्छा इकदाम नहीं है। हम देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। अगर इस तरह के इकदाम होंगे तो यहाँ पर कौन रुकेगा? तो ये इस हवाले से तो नसीम साहब, फैसलाबाद तो यकीनी तौर पर टेक्सटाइल के एक इंडस्ट्री के हवाले से काफी मशहूर है। तो फैसलाबाद में इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या जरूरत था, कितने जो है मतलब कि रवा है और कितनी बंद हो चुकी हैं? सर, पिछले अगर चंद सालों में देखें तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री, एक तो बंद होना होता है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद होने के बाद स्क्रैप हो गई, और वो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की इंडस्ट्री के, जो मैं समझता हूं कि जो पायनियर्स थे इस पाकिस्तान के, तो आज हम अभी उसी का ही रोना रो रहे थे। तो हम और बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बजाते खुद इसमें बहुत ज्यादा सीरियस थे और सीरियस हैं, मैं समझता हूँ अभी भी, कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाना है, पाकिस्तान की ट्रेड को चलाना है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। बट अनफॉर्चुनेटली
वज़ीर आज़म साहब के अपने अल्फाज है कि ना इस बिजली के रेट पे कोई इंडस्ट्री चल सकती है, ना इस मार्कअप के रेट पे इंडस्ट्री चल सकती है। बिल्कुल। और ना जो सिस्टम एफबीआर की हम बात करते हैं हमेशा कि एफबीआर की स्ट्रक्चरिंग होगी, बट होता नहीं। तो सर इंडस्ट्री को अगर चलाना है और वाकई आप सीरियस हैं, हमारे पास विल है कि हमने अपनी टेक्सटाइल को दोबारा उस ट्रैक पे वापस लाना है, हमने अपनी बाकी इंडस्ट्री को, देखिए कोई भी मुल्क के अंदर जब इंडस्ट्री ही जॉब्स क्रिएट करती है, हुकूमत जॉब्स क्रिएट नहीं करती है। हुकूमत का काम होता है कंड्यूसिव पॉलिसी बनाना और ऐसा एनवायरनमेंट देना जिससे कि इंडस्ट्री का भी एक एतमाद बहाल हो और वो अपना कॉन्फिडेंटली अपना कारोबार कर सके विदाउट एनी फियर। लेकिन अगर आप इस तरह डरा धमका के इंडस्ट्री चले तो वो नहीं चल पाएगी। तो मेरी इंडस्ट्रीज भी परेशान है, मेरा ट्रेडर भी परेशान है और इस टाइम पूरा पाकिस्तान परेशान है, हम ये समझते हैं। ये खास तौर पर ये जो 37 है और उसके साथ साथ जो हम बार बार बात कर रहे थे, देखिए हमने एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो हमने अपने दुनिया में कंपटीशन में हम हैं, हमारा हिंदुस्तान से कंपटीशन है, हमारा वियतनाम से है, हमारा बांग्लादेश से है। अगर वहां पर 8 सेंट की बिजली है तो हम 13-14 सेंट की बिजली पे एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। अगर वहां पर 5% या 6% का बैंक मार्कअप है तो आप 11 प्लस स्प्रेड 3 के साथ एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। और मुझे बैंक मार्केट पर मुझे याद आया हसनैन कि आज 11% पे इन्होंने शरह सूद बरकरार रखा है, जिसमें कि फेडरेशन और आपने एफएसी और आपने सुना था पोस्ट बजट में वजीर खजाना साहब ने स्पेशली कहा था कि आने वाले दिनों में आप पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पे देखेंगे, लेकिन आज वो फिर पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखा। तो मैं अच्छा रेहान साहब एक चीज़ और बताइएगा कि दूसरा बजट था मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का, पिछले साल मुझे याद है वज़ीर आज़म और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पर, इस साल मुश्किल फैसले कर रहे हैं, थोड़ा बर्दाश्त करें, अगले साल रिलीफ दिया जाएगा। सर आपकी तजवीज़ क्या थी इस बजट के लिए? अब तो हम सुन रहे हैं गवर्नमेंट के सारे इकोनॉमिक नंबर्स बेहतर हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक अशारिये बेहतर हो रहे हैं, रिजर्व बेहतर हो गए, रेमिटेंसेज आ गई। सर क्या आपकी तजवीज़ थी और क्या यकीन दहानी करवाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से? आपकी बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ और हम बड़ा हैप्पी थे कि चलें एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें मुल्क के अंदर नजर आई और हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फर्स्ट टाइम हमने हिस्ट्री में देखा कि वजीर खजाना साहब खुद हमारे चैम्बर भी तशरीफ लाए, बाकी चैम्बर्स में विजिट किया। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आप अपनी बात जारी रखिए नसीम साहब। और उन्होंने हमें बड़ी यकीन दहानी कराई कि जो हमारी तजावीज़ हैं, जो हमने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, हमने उनसे 9 सेंट बिजली की बात की, हमने उनसे सिंगल, ऑब्वियसली स्टेट बैंक अब एक इंडिपेंडेंट इदारा, लेकिन आपके जब इन्फ्लेशन 3% से भी कम है तो आपके पास तो बहुत बड़ा कुशन था कि आप इसको 8% के ऊपर ला सकते थे, लेकिन नहीं लाए। अच्छा, इसी तरह हमारी बहुत सारी तजावीज़ थी आईटी सेक्टर के हवाले से, बाकी इंडस्ट्री के चलाने के हवाले से, और जो हम 60 बिलियन का उड़ान पाकिस्तान का टारगेट लेके चले हैं उसके हवाले से हमने बहुत सारी तजावीज़ दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शायद उसको नहीं समझा उसी तरह ही जैसे हमेशा नहीं समझते। और हमारी, हालांकि बड़ा कैटेगरिकली हमने इस बार कहा था कि हमसे तजावीज़ तब लें, हमसे इतनी मेहनत ना कराएं, आप हमसे हम इतना पूरा हमारा डिपार्टमेंट इस पे काम करता है, 3-3, 4-4 महीने हम आपको डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसके बाद वही होता है कि हमारी जो तजावीज़ है उनको रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया जाता है। हालांकि इस बार हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इसकी हमारे साथ मीटिंग्स कर रहे थे, वज़ीर खजाना साहब भी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो हम उम्मीद कर रहे थे शायद उस तरह नहीं हो पाया। लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा 37A पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया जब हम लोगों ने ज्वाइंट प्रेस। नसीम साहब थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, मेरे साथ लाइन पे पीएमएन के जो है आसिफ बाजवा साहब मौजूद है, उनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद हम आप मौजूद रहिएगा, आप कंटिन्यू करते हैं। जी आसिफ बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। जी आपका भी शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम बजट पे बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज की ये सबसे बड़ी शिकायत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनकी जो तजावीज़ थी उनको बजट में शामिल नहीं किया और काफ़ी से ज़्यादा उन्हें इस पर काफ़ी अफसोस भी। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बजट जो है वो अवाम की फलाह के लिए और सूबों के लिए NFC वार्ड के तहत और दीगर जो गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई सूबा ये कहे, देखें जब से 18वीं तरमीम हुई है उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो तमाम सूबों को
इंडिपेंडेंटली उनके फेवर में जा चुके हैं कि कहां कहां पे आपने टैक्सेस अपने खुद इकट्ठे करने हैं और कहां कहां पे आपने टैक्स इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और उसमें से आपको उसका उनका जो एनएफसी वार्ड है उसके तहत आपको वो पैसे मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर केपीके के जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं या जिनकी गवर्नमेंट है, अगर वो ये समझते हैं कि हमें उनका हक नहीं दिया गया, तो नहीं, ये फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद सर पूरे पाकिस्तान के ताजिर जो हैं इस वक्त हम 10 जून से देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के ताजिर जो है बजट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बजट में एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं है। सर आपने एतमाद में तो लिया मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने ताजिरों को, लेकिन उनकी तजावीज़ पर अमल नहीं किया, ये शिकायत है। देखिए बात ये है कि जब बजट बनता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और बिजनेस कम्युनिटी से, इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से, जो ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे, और जो बहुत बड़े 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 बिग गन्स हैं जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है। उनकी तजावीज़ जो है वो रिटर्न ली जाती हैं और उसके बाद समटाइम्स तो उनको बुलाया भी जाता है। लेकिन तजावीज़ को शामिल नहीं किया जाता बजट में, उनकी तजावीज़ को शामिल नहीं किया गया। सर ये बात नहीं है, इनको जरूर शामिल किया जाता है। वो तजावीज़ जो पाकिस्तान के वजीर खजाना के मुताबिक या जो सेक्रेटरी खजाना है उनके मुताबिक, या जो गवर्नमेंट का एक उन्होंने पैरामीटर रखे हुए हैं कि हमने यहाँ से कलेक्शन करनी है और यहाँ पे हमने पैसे तकसीम करने हैं, उसके मुताबिक काम होता है। नहीं देखिए बाजवा साहब मेरी बात सुन ले। जैसे मिसाल के तौर पे शरह सूद 11% पे आज बरकरार रखा स्टेट बैंक ने, जबकि मतलब अपने वजीर खजाना ने कुछ दिन कबल कहा था कि इसे सिंगल डिजिट पे लेंगे, नहीं हुआ। बिजली के नर्ख सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 33AA जो APR ने एक कानून बनाया है ताजिरों को गिरफ्तारी का, ये तो ज्यादती है ना? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ताजिरों को गिरफ्तारी का कानून नहीं है। देखें, आप जैसे जो सीनियर एनालिस्ट है या जो आप एंकर पर्सन हैं, आपको हमसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं आप लोग। आपके इल्म में ये बात है कि ये जो कानून बनाया गया है ये कोई बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो टैक्स चोरी करते हैं, जो गवर्नमेंट के कानून है उसके मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते, जो अपनी प्रॉपर्टी की, अपने बिजनेस की वैल्यूज को कम शो करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट के पास उनकी ज्यादा बेहतर स्ट्रांग एविडेंस होती है कि इन्होंने इस कदर एक्सपोर्ट की है या इन्होंने इंपोर्ट की है या इनकी सेल ये है। और गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट जो है वो बेहतरीन तरीकाकार होता है उनका, जो वो कलेक्शन करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास होती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, और उसके बावजूद अगर कोई शख्स चोरी करता है तो फिर क्या उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए? और लेकिन सर इस चीज को कौन यकीनी बनाएगा कि इस कानून के तहत एक गरीब आदमी भी टैक्स देगा जो नॉन फाइलर है, और एक वडेरा भी टैक्स देगा, एक शाही आदमी भी टैक्स देगा? सर ये भी तो ये चीज यकीनी बनाई जाएगी ना, कोई चेक एंड बैलेंस तो होगा। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, चेक एंड बैलेंस का निजाम बड़ा शानदार है। सारे का सारा सिस्टम जो है वो अपडेट है और कंप्यूटराइज्ड है। जो लोग टैक्स गुजार है, जो रिटर्न देते हैं, जो फाइलर हैं, अगर वो टैक्स देते हैं तो अगर उनकी आमदन से ज्यादा उनका टैक्स हो जाता है तो उनको वो रिफंड भी करती है गवर्नमेंट। नंबर 1। नंबर 2, चेक एंड बैलेंस अगर होता तो सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबका नहीं दे रहा होता सर। नहीं, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर भी दे रहा होता, दीगर सेक्टर भी दे रहे होते। मैं सर एग्री करता हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से आपसे ये बात करूंगा कि अभी आपने इसे एक पहले जुमला कहा कि ये बिजनेसमैनों को गिरफ्तार करने के लिए है, तो मैं आपको अर्ज करूं कि चूंकि आप लोग भी, मैं भी, सारी दुनिया ये कहती है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो ज्यादा टैक्स देता है। देखें, कोई भी शख्स जो है वो खुशी से टैक्स नहीं देता। मैं आपको अर्ज कर दूं, बिल्कुल सही। ये जो तनख्वाहदार हमारे भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, मुलाजमीन भी हैं, टीचर्स भी हैं, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि चूंकि उनको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड उनको सैलरी जाती है और वो डॉक्यूमेंटेडली उनसे डिडक्शन हो जाती है, इसलिए वो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा तनख्वाह देते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अगर उनसे हम टैक्स कलेक्शन की या टैक्स डिडक्शन की बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं जी आपने ये सजा क्यों रखी है, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अरे भाई, अगर कोई चोरी करेगा, देखिए सरकारी मुलाजिम तो चोरी कर ही नहीं सकता,
उसको पता है ये कंप्यूटराइज्ड उसकी सैलरी वहां से निकलनी है और कंप्यूटराइज्ड जितने % उसने टैक्स काट देना है, उसके बाद उसको पैसे मिल जाने हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जो बिजनेस में चोरी नहीं करते, टैक्स चोरी नहीं करते, और लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन आसिफ साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब नसीम साहब। उनके नसीम साहब कुछ बात करेंगे आप क्या, या नसीम साहब आप मुझे सुन रहे हैं? नसीम साहब डिफेंड की और इनका हक बनता भी है डिफेंड करना। आप कुछ बात करेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर सर मैं 2 मिनट अगर दे बाजा साहब, आपने मेरी बात का कानून अच्छा था तो वज़ीर आज़म साहब ने आज स्पेशल मीटिंग क्यों की और उन्होंने इस कानून को होल्ड क्यों कराया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने कहा बिल्कुल मेरे जो तनख्वाहदार भाई हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो सरकारी हैं या किसी भी इदारे में हैं, हम बिल्कुल सबसे ज्यादा टैक्स वो कटाते हैं और वो मजबूरी में कटाते हैं उनका, चूंकि वही। इसी तरह जब हम इंपोर्ट करते हैं या हम एक्सपोर्ट करते हैं भाई, तो मैंने कहा आपकी नॉलेज के लिए ले, हमारा भी पहले टैक्स कटता है और उसके बाद हमारी या पेमेंट, अगर इंपोर्टर हैं तो पेमेंट हमारी जाती है मुल्क से बाहर, और एक्सपोर्टर हैं तो हमें तब क्रेडिट दिया जाता है। मैं कि आपको जरा क्लियर कर दूं मेरे भाई, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आप जिनको टैक्स चोरी करना है उनको करें। आप अपने अगर कानून पढ़ लेते मेरे भाई तो ज्यादा अच्छा होता। 37AA के अंदर जो शिकें डाली गई हैं, ये कानून पहले भी था, हमने पहले तो इतराज नहीं किया क्योंकि बोर्ड उसकी अप्रूवल देता था, ठीक है जो चेक टैक्स चोर है उसको पकड़े। आपने एक इंस्पेक्टर को भी SHO का इख्तियार दे दिया भाई, तभी वज़ीर आज़म साहब ने आज खुद नोटिस लिया इस बात का और आज उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किया है कि इस कानून को चेंज किया जाए। पहला तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं मेरे अपने भाई को। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि डिजिटल हो गया सारा, फलां हो गया और वो फलां हो गया, तो मेरे भाई आप ही के वज़ीर आज़म जो कि मेरे भी वज़ीर आज़म हैं और मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं कि वो खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इकोनॉमी को बेहतर करने में। हमारे वज़ीर खजाना साहब, मैं जरूर ये बात करूंगा, वो खुद चाह रहे हैं सिस्टम ठीक हो, लेकिन सिस्टम डरा धमका के ठीक नहीं होते भाई। आपने क्या ऐसा इकदाम उठाया इस बजट के अंदर, जो हमारा भी सवाल था और वज़ीर आज़म साहब का अपना भी सवाल था, कि अगर FBR की रिस्ट्रक्चरिंग जब तक नहीं होगी, ये वज़ीर खजाना और वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं, मेरे नहीं, उनके अल्फाज हैं कि 7,000 अरब की तकरीबन चोरी होती है। ये मेरे अल्फाज नहीं दोहरा रहा, वज़ीर आज़म साहब की स्पीचेस देख लीजिएगा, ठीक है। उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में जो टैक्स चोर है उसके चक्कर में एक आम आदमी को भी आप गिरफ्तारी का, एक जो बिजनेसमैन जेन्युइन है उसको भी आप गिरफ्तारी का दे रहे हैं। तो ये मैंने कहा जरा पहले क्लियर कर दूं। दूसरी बात सही जी, दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि इंडस्ट्री चले, हम सब चाह रहे हैं इस मुल्क की इंडस्ट्री चले। वज़ीर खजाना साहब के अपने अल्फाज हैं कि हुकूमत का काम है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना, जो हम भी यही कहते हैं, ऐसी पॉलिसी देना जिससे हमारी ट्रेड बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े। हम दुनिया में एक्सपोर्ट्स में अपने बहुत मुल्कों से पीछे रह गए हैं सर। 20 साल पहले वियतनाम हमसे आधी एक्सपोर्ट करता था, हम वो 30 से 35 बिलियन डॉलर पे फंसे हुए हैं और वियतनाम की 450 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो गई है। हिंदुस्तान जो आज से 20-25 साल पहले तकरीबन हमसे 8-10 अरब डॉलर सिर्फ एक्स्ट्रा करता था, आज तकरीबन 800 अरब डॉलर पर है। बांग्लादेश तकरीबन 56 से 60 अरब डॉलर। आसिफ बाजवा साहब जी आप कुछ कहेंगे? देखिए सर, मैं अर्ज करूं कि गवर्नमेंट जो है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हम अपनी इंपोर्ट जो है उसको कम करें और अपनी एक्सपोर्ट को ज्यादा करें। जब तक हम ऐसा नहीं कर सकेंगे हम कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। देखें, जो पूरी दुनिया है, जो एशियन के दीगर ममालिक हैं, बांग्लादेश है और ये क्या नाम है, इंडिया है या दीगर हमारे ममालिक हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो वहाँ की अपनी इकोनॉमी से, उनकी डिमांड से ज्यादा उनकी पैदावार है, वो अगर उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो यकीनन उनके मुल्क को फायदा है। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि जो चीजें हम, मिसाल के तौर पे गाड़ियों के इंजन जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, बने बनाए तैयार होके जापान से या कोरिया से या दीगर ममालिक से आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये एक प्लान किया है कि हम इंजन वगैरह जो है वो इंपोर्ट ना करें। हम जो चीजें बनाने वाली, जो रॉ मटेरियल बनाने वाली मशीनरी है, हम उसको यहाँ पे लाएं
और ताकि पाकिस्तान में इंपोर्ट कम हो सके और हम यहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप करें और अपना ज़र मुबादला बचा सके। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उनकी भी यही शदीद ख्वाहिश है, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना यह है कि क्या हम इंडिया का, क्या हम चाइना का, या हम बांग्लादेश का, या थाईलैंड का, किस किस फील्ड में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मुल्क में इंपोर्ट करने के लिए लोगों के ऊपर जो नया टैरिफ आयद कर दिया है, अगर इस तरह की पॉलिसियां हमारे मुल्क में आ जाएंगी, अगर हमारा मुल्क भी उनके आगे आ जाएगा, तो फिर हमारी इंपोर्ट, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम होना शुरू होगी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने अभी तक जो नए टैरिफ लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी जद में पाकिस्तान नहीं आया, और यही एक बेहतरीन पॉलिसी है। यही हमारे जो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आसिफ बाजवा साहब इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत मेहनत की है। मैं खुद भी इस बात का कायल हूं, अगर आप IMF के प्रोग्राम में ना होते तो शायद सिनेरियो कुछ तब्दील होता। लेकिन बात सिंपल से ये कि हर बात पे जब की जाती है तो आप कहते हैं कि हम IMF के प्रोग्राम में, IMF ने हमें हिदायत दी है, लेकिन 500 से 600% तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं आपके MP ने, MNAs या सेनेटर, तो उस पर IMF कुछ नहीं कहता। नहीं सर, नहीं, IMF कहता है, क्यों नहीं कहता। ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है कि अगर आपने 80% सैलरी बढ़ाई है तो ये ज्यादती वाली बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, बड़े अदब से ये गुजारिश सर आप कंडेम कर रहे हैं इस इक़दाम को। मेरी बात तो सुन ले सर। सर आप कंडेम तो करें इस इक़दाम को। क्या वजीर खजाना की स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी, जो उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद इनकी सैलरीज बढ़ी है, और तो एक आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ, तो 8 साल से नहीं बढ़ी तो 80% इजाफा होना चाहिए ना, 600% इजाफा तो नहीं होना चाहिए। मैं अर्ज कर दूं, 5.5% के हिसाब से इजाफा किया गया है। अगर 10 सालों में आप करें ना, हर साल 5% बढ़ा के अगर आप ले आए तो 5.5% के लेवल के हिसाब से तनख्वाह में इजाफा किया गया है। लेकिन मैं इस बात से मैं भी खुश नहीं हूं कि अगर मुल्क की इकानमी इस बात की इजाजत नहीं देती तो हमें भी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल वर्कर्स को भी, MNAs, MPs, सेनेटर्स और दीगर जो है अपने उसके इंस्टीट्यूशन जो है, उन सब को थोड़ा तदब्बर से काम लेना चाहिए और बर्दाश्त करनी चाहिए कि हम अपनी तनख्वाहें 5 साल या 10 साल की बजाय अगर हर साल 5.5% बढ़ा लें तो इतना बड़ा बोझ पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर शायद ना पड़े। इसलिए ये भी अकॉर्डिंग टू जो सिस्टम है पाकिस्तान का कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रही है 10%, और अगर पॉलिटिशियन की तनख्वाहें हर साल 5% बढ़ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई इस बात को उछाला जाएगा। अगर 10 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। चलो ठीक है आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और यकीनी तौर पर आपने बहुत अच्छी बात भी की और आपने बहुत सारी चीज़ों को कंडेम भी किया। बहुत शुक्रिया आसिफ। नसीम साहब आप हमारे साथ, रेहान नसीम साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब थे, ये थे लाहौर से MPA थे मुस्लिम लीग नून के, और इन्होंने जो बातें की यकीनी तौर पर जो बातें वो अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो बेहतर की। जी रेहान साहब, जी रेहान नसीम साहब। सर जी सर उनकी जगह बहुत सारी अच्छा, हमारे साथ नईम मीर साहब भी मौजूद हैं लाहौर से, और ये SME से इनका ताल्लुक है, तो इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ रेहान नसीम साहब, कि पंजाब का बजट जो आया, पंजाब के बजट में क्या फैसलाबाद के लिए या आपके इर्द गिर्द इलाकों के लिए कोई कुछ रकम रखी गई या कोई तरक्याती काम हुए? और रेहान साहब मेरा भी एक सवाल ले लें, जो आसिफ बाजवा साहब बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी अपनाई है कि रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके प्रोडक्शन पाकिस्तान में करेंगे। सर कैसे करेंगे? यहाँ पर तो बिजली महंगी है, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सर एंड जो आपका प्रोडक्शन होगी वो भी महंगी होगी। यहाँ पे तो लोगों की कोदे खरीद ही नहीं है, बनाने के बाद भी सर खरीदेगा कौन? जी बिल्कुल आपकी बात, और जो मैं बाजवा साहब देखें उनका राइट बनता था ही हैज टू डिफेंड दिस गवर्नमेंट, और हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी की बात करनी, और मैं पहले बात यही कर रहा था कि वज़ीर आज़म साहब से हमारी जितनी मीटिंग जो वज़ीर खजाना साहब से हुई, या अरुण अख्तर साहब हमारे पास 2 बार तशरीफ लाए हैं, और मेरी रोज तकरीबन उनसे भी बात रहती है। हुकूमत चाह रही है चीजें हों, ये भी अपनी जगह बात दूसरा कि IMF की कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन जहां पर हम कर सकते हैं हम वहां पर भी वो चीजें नहीं कर रहे ना। हमारा तो गिला यही है
कि आपने बिजली के अंदर हमने बहुत दफा कहा कि हुकूमत को कि हम भी यही चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, आप भी यही चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान यही चाहता है, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाएं। देखें, हुकूमत, जैसे मैं पहले बात करता हूँ, हुकूमत का काम है एनवायरनमेंट देना, और बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री का काम है एक्सपोर्ट्स बढ़ाना मुल्क की। और जो बात मेरे भाई करते, बिल्कुल बात इस हद तक ठीक है कि जब तक हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे नहीं जाएंगे, इस मुल्क की इंपोर्ट कब कर देना मसला का हल नहीं है। इस मुल्क की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मसले का हल है सर। हम जब भी, आप देखिए, हमारी जब भी ग्रोथ हुई है तो वो ग्रोथ एक्सपोर्टेड ग्रोथ हम कभी भी नहीं कर पाए। हिस्ट्री उठा लें, कोई भी हुकूमत आई है बड़ी तारीफें करती है हर हुकूमत के, जी मैंने, हमारी ग्रोथ 6% तक थी, 4% तक थी, 5% तक थी, लेकिन वो सारी इंपोर्ट जब होती है ग्रोथ, वो इंपोर्टेड ग्रोथ होती है, और फिर उसका हम कॉन्सिक्वेंसेज अगले 2 साल बाद भुगतते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारी मैं जरा नई मीर की तरफ जाऊंगा, आप जरा स्टे कीजिएगा। मैं नई मीर की तरफ जाऊंगा जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, नई मीर साहब। नई मीर साहब, आप, मुझे आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आपकी आवाज, मुझे सुन सकते हैं सर? नई मीर साहब? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है भाई। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपने कीमती वक्त में निकाला। नईम साहब, पंजाब का बजट आ गया, इससे पहले वफाक का बजट भी आया था। आप कैसे देखते हैं, आप किस, मतलब कि क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखिए जी, टैक्स फ्री बजट है, कोई उन्होंने नया टैक्स तो लगाया नहीं है पंजाब की गवर्नमेंट ने। फेडरल डिविजिबल पूल है, वहां से सूबों को एक बड़ा चंक मिल जाता है, और जब इतना पैसा आपको फेडरल गवर्नमेंट दे दे तो फिर आपकी अपनी जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, जिसे सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज कहते हैं, जिस तरह पंजाब की PRA है, उन्होंने को 340 अरब रुपया इकट्ठा करना है। बाकी कोई एक्साइज डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, वो मिल मिला के को 800-900 अरब रुपया वो इकट्ठा कर लेंगे। तो उन्होंने जो अपना डेवलपमेंट का काम है उसमें उन्होंने एक रिकॉर्ड बजट रखा है, तालीम पर और हेल्थ सेक्टर में और सोशल सेक्टर में उन्होंने अपने प्रोग्राम दिए हैं। तो सूबों का बजट जो होता है वो तो मेरा ख्याल है कि वो तो खर्च करने वाला बजट होता है, जबकि फेडरल बजट जो होता है वो तो टैक्स इकट्ठा करने वाला बजट होता है। बिकॉज हमारे यहाँ सूबे टैक्स इकट्ठा नहीं करते, हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है और सूबों को खर्च करने के लिए देती है। तो ये है बजट जी। नहीं, मतलब ये कि सूबे अपने भी तो सेल्स टैक्स लेते हैं ना, सूबे भी तो जैसे सिंध में मैंने बताया है कि वो बहुत छोटी अमाउंट है। मैंने आपको बताया 340 अरब रुपया जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इन्होंने टारगेट रखा है। वो जो सेल्स टैक्स है वो लेते हैं सर्विसेज पे, तो ज़ाहिर है उसका दायरा कार जो है वो दिन ब दिन वसअत इख्तियार कर रहा है। कभी हम सोचा करते थे कि जी 100 अरब रुपया इकट्ठा कर लेगी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तो बहुत बड़ी बात है, तो आज वो 340 अरब रुपये पे अगर पहुंच रही है तो मेरा ख्याल है कि सूबे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट के ही टैक्सेस में। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपने देखा फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट आया और फिर सूबाई हुकूमतों का भी बजट आया, ताजरों के लिए और बिजनेस के लिए देख रहे हैं बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ेंगी, बजट को बेहतर समझते हैं? देखिए कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी जो है वो बढ़ सकती है। आप इस वक्त अंडर क्राइसिस हैं। आप देखें ना कि आप के पास ग्रोथ नहीं है, आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 4.2% की ग्रोथ आप ले लें, वो भी नामुमकिन है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो माइनस ग्रोथ में है। आपकी जो है वो ज़राअत जो है वो इस वक्त शदीद प्रेशर का शिकार है। तो सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं है। आप पर बैरूनी अदायगियों का बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो आपने पैसा लोगों का देना है, और आपका जितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपने सूद और बैरूनी अदायगियां करनी होती हैं। तो बड़ा मुश्किल हालात है, आसान हालात नहीं है ये। नहीं मेरे साहब, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था। मेरे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब रेहान नसीम साहब मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि जो पॉलिसी हुकूमत ने बनाई उसकी वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया है।
कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई है। एफबीआर को आपने दे दिया थानेदारी, एसएचओ बना दिया है कि उनको गिरफ्तारी करने का। अब बात यह है कि सिंपल सी बात यह है कि आप फैसलाबाद ही देख लें, जो कि मैनचेस्टर कहलाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, जो कि एक टेक्सटाइल सिटी बहुत बड़ा, वहां की क्राइसिस की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो अगर पंजाब रेवेन्यू बोर्ड अगर पॉलिसी अगर सही रखे तो आप 100 खरब 1 खरब रुपए क्यों नहीं जमा, 100 अरब रुपए क्यों नहीं जमा कर सकते? गुजरावाला है, गुजरात है, इतने बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रियल सिटी है, फैसलाबाद है, तो इनको अगर पूरी तरह से चलाया जाए, रवा रखा जाए, तो 100 अरब तो कोई चीज नहीं है। देखिए, ये सारी बातें तो करते करते मैं भी अब उधेड़ उम्र हो गया हूँ बहुत ज्यादा, तो इन बातों का नतीजा निकलता नहीं। असल में हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो इतना कम है कि वो शर्मनाक हद तक कम है, क्योंकि हम लोग जो है वो टैक्स देते नहीं है, चाहे वो लाहौर वाले हों या फैसलाबाद वाले हों, कोई भी लोग हों, हम अपने हिस्से का पूरा टैक्स नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है, जब उसको कहा जाता है कि तुम पर ये टैक्स लग गया, तो वो उसकी आमदन पे टैक्स लगा है, तो एक्सपोर्टर भी अपनी आमदन पे टैक्स नहीं देना चाहता। यानी अगर आपने आमदन नहीं कमाई तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आमदन कमाई है तो फिर तो आपको मुल्क के राइजुल वक्त स्लैब के मुताबिक अपनी आमदन पे टैक्स देना चाहिए। अब वो भी नहीं हम देना चाहते। अब हम ये चाहते हैं जी एफबीआर से भी हमारा छुटकारा हो। इसमें भी कोई शक नहीं है कि एफबीआर में भी हमारी तरह के ही पाकिस्तानी लोग हैं, जितने पूरे पाकिस्तान में लोग ईमानदार दयानतदार हैं, उस तरह एफबीआर में भी हैं। बात यह है कि अब एफबीआर नहीं होगा तो फिर कौन सा इदारा है जो टैक्स इकट्ठा करेगा? देखें, महज़ब जो मुआशरे होते हैं या जो सिविलाइज सोसाइटीज होती हैं, वहां पर अदारे काम करते हैं ना। अदारों की आप खामियों का जिक्र जरूर करें, लेकिन अदारों ने ही आपसे टैक्स इकट्ठा करना है, अदारों ने और हमने, यानी ताजरों ने। बेक वक्त दोनों ने ठीक होना है तो मुल्क चलेगा। एक मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि ऐसे हो नहीं सकता कि एक इदारे को आप कह दें कि ये इदारा ही होगा। बिल्कुल खौफ के जरिए ही होगा। खैर बहरहाल मेरे ख्याल है रेहान नसीम साहब, मेरे ख्याल है कि आपने इनकी बात सुनी, लाहौर एसएमई से तारुख खान, इनका भी यही मौक़िफ़ है। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, मुतालबात क्या हैं, ताकि फिर मैं आपको खुदाहाफिज़ कहूँ? रेहान साहब। लेकिन जो एफबीआर का काम है, क्या एफबीआर पूरा कर रहा है? एफबीआर हमें बताता है कि 2.5 करोड़ लोगों का डाटा उनके पास है, तो टैक्स ब्रोडन क्यों नहीं करते? ओके ओके जनाब, ये थे जनाब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रेहान नसीम साहब। और मेरी तो दूसरी तरफ मीर साहब हैं अभी मेरे साथ। मीर साहब से बात कर लेते हैं। मीर साहब, आप तो बड़े तजर्बाकार मतलब के ताजिरों के लीडरान में से रहे। ये ताजिर दोस्त स्कीम और फिक्स टैक्स स्कीम का जो एक सिलसिला चला था, जाहिर टैक्स टू जीडीपी जो है बढ़ने का जो होता है वो तरीक़ाकार यही होता है। तो टैक्स टू जीडीपी तो बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ेगा जो रिटेलर और होलसेलर टैक्स दें। तो इस हवाले से कुछ बताएंगे कि ये निज़ाम देखिए बिलाल साहब, मसला सिर्फ रिटेलर और होलसेलर का नहीं है। जो शख्स भी आमदन कमाता है, चाहे वो रिटेलर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो नौकरी पेशा फर्द है, कोई उस्ताद ट्यूशन पढ़ाता है, कोई अकेडमी चलाता है, जो पैसे कमाता है, बिल्कुल में रहकर कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और अपना पैसा बढ़ा रहा है, सासे बढ़ा रहा है, उस पर टैक्स वाजिब है, जरूरी है। नहीं, मैं तो एसएमईज की बात कर रहा हूँ। मैं एसएमईज खस्ता है, एसएमईज ताजिर दोस्त स्कीम आई थी, एक फिक्स स्कीम आई थी, उसका क्या हुआ? रियासत को अपनी ताकत के जरिए टैक्स लेना होगा। टैक्स कोई देता नहीं है, ये कोई खैरात नहीं है, फितराना नहीं है, ये चंदा नहीं है, ये ज़कात नहीं है कि जो आप रजा कराना तौर पर लोग दे देंगे। नहीं मीर साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ताजिर दोस्त स्कीम और फिक्स स्कीम के तहत जो रिटेलर्स पे एक टैक्स का निजाम राइज करना था, उसका क्या हुआ? देखिए, ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा करना था, जो इनका इब्तदाई टारगेट था पहले साल का। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने, क्योंकि मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा था, तो मैंने तजवीज़ ये दी कि 236G और एज के तहत आप रिटेलर और होलसेलर से टैक्स इकट्ठा करें। जब दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी तो 236G और एज का टैक्स जो है वो कई गुना ज्यादा इकट्ठा हो गया, और उसकी वजह से फिर वो ताजे दो स्कीम के टैक्स की वो वैल्यू और वक़्त नहीं रही। जाहिर है एक वक्त में आप दो किस्म के टैक्स तो नहीं लगा सकते ना, आपने एक वक्त में एक ही टैक्स देना ना आपने।
तो फिर दोहरी टैक्सेशन तो नहीं हो सकती थी। तो इसलिए ताजर दो स्कीम के सिस्टम को या उनके टैक्सेशन को जो है वो थोड़ा सा पसे पर्दा डाल दिया गया और ये 236 साबिक जो एफबीआर के नाकाम हुई है साबिक एफबीआर के साबिक जो चेयरमैन थे शब्बर जैदी, उनका कहना है कि रिटेलर्स तो टैक्स देना ही नहीं चाहते, उनके पास इतनी ज्यादा शटर पावर है कि उनसे जब टैक्स मांगो तो वो हड़ताल कर देते हैं। देखें अपना बिलाल साहब, टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता, टैक्स आप भी नहीं देना चाहते, आपकी तनख्वाह से हमारी तो कट जाती है ना, चाहे ना चाहे से काट लिया जाता है। अगर आपके पास भी ऑप्शन हो तो आप भी नहीं देना चाहते, टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता। लेकिन मुल्क और कौम की खातिर देना चाहिए, मुल्क और कौम की खातिर देना चाहिए। नहीं यार, ये मैं इस तरह की बातें जो होती है ना, मैं माजरत चाहूंगा आपके साथ, मुल्क कौम ये वो इसको छोड़ दें। टैक्स रियासत ने लेना है, टैक्स रियासत का हक है, और टैक्स जो है वो जिस पर उससे टैक्स लेना है। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि टैक्स उससे ले जिसकी आमदन है, और जिसकी आमदन नहीं है उससे टैक्स नहीं लेना, ये ज्यादती है। तो बात यह है कि रियासत को जो है वो अपना ये हक छोड़ना नहीं चाहिए, और रियासत को जोर जबरदस्ती करनी चाहिए हर एक के साथ जो आमदन कमा। नहीं, मुझे आखिर में ये बता दीजिए, एक सवाल आप इजाजत दें। बिल्कुल, हाँ, एक सवाल सिर्फ ये कि आप चूंकि मुस्लिम नून के बहुत करीब भी हैं और माशाल्लाह आपकी से भी है लाहौर में, अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या पंजाब की हुकूमत या नेशनल जो बजट आया वो आप उसको हिमायत करते हैं? देखिए, बजट की मेरे पास हमायत करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है ना। एक तरफ आपने कह दिया कि आप जी मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं, उनके हमायती हैं, तो फिर मैं उनके बजट की मुखालफत कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मुझे आपकी सच्चाई पसंद आई, आपकी सच्चाई बहुत पसंद आई कि आपने बिल्कुल सच्चे अल्फाज में कहा कि मैं उनके हमायती हूँ, तो मुझे कैसे। और सर ये भी बता दिएगा, आप एक ताजिर हैं, क्या ताजिरों को बजट सूट करता है कि नहीं करता? देखिए, ताजरों को जो है ना वो अभी आने वाले कई बजट जो है वो सूट नहीं करेंगे, मैं ये भी क्लियरली बता दूं आपको, क्योंकि अभी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, अभी हम जो है वो हालत नगुफ्ताबे में हैं, अभी कोई ऐसी चीज, ऐसी खुशखबरी नहीं है कि जिससे हमको उछलें कूदें या मजा करें। अभी तो ये वक्त ऐसा है कि इसमें हम बहुत मुश्किल से डिफॉल्ट से बचे हैं, और अभी इस डिफॉल्ट जोन से निकल के अभी हम अपने आप को, जिसे वो कहते हैं ना कि हम सीधा पदरा कर रहे हैं पंजाबी में, अभी तो अभी मैं कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें या ऐसी बातें नहीं कर सकता कि जी बहुत चीजें जबरदस्त हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सिम्मत दुरुस्त है, और ये जो इकदाम हैं जिन्हें हम सख्त इकदाम कहते हैं, ये इकदाम जो है ये दुरुस्त इकदाम है और मेरी नजर में, और अब दुरुस्त इकदाम ही जो है वो आगे चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है और मुल्क की सिमत ठीक हो सकती है। हमने बहुत गलत इकदाम किए हैं, बहुत गलत काम किए हैं, और हमने सबने किए हैं, मैंने, आपने, ताजरों ने किए हैं, हुकूमतों ने किए, सारे लोग शामिल हैं। इसमें बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और रेहान नसीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक से वापस आएंगे तो बजट पर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। नाज़रीन कि हम दोबारा इस प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर हैं। एक वक्फे पे गए, वक्फे से कबल जो हमारे साथ रेहान नसीम साहब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हमारे साथ थे। इसके अलावा आसिफ बाजवा साहब जो PMLN के MP हैं लाहौर से, वो हमारे साथ थे। इसके अलावा अंजुमन ताजन पाकिस्तान के सदर हैं नईम मीर साहब, वो भी हमारे साथ थे। बजट के हवाले से हम सारी बातें कर रहे थे। नेशनल असेंबली का बजट चला गया, लेकिन चूंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, तो नेशनल असेंबली के बाद अगर किसी की बजट की अहमियत समझी जाती है तो वो पंजाब असेंबली की है। आज पंजाब असेंबली की भी जो है वो बजट आ गया, और नेशनल असेंबली के बजट जो है वो 12 जून को आ चुका था, 10 जून को आ गया था। आप सबने भी सुना, हमने भी सुना। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुख्तलिफ जो लोग हैं मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो इस वक्त जूम पे हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो ज्वाइन किया हुआ है जनाब आतिफ इकराम शेख साहब ने, कि जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं, वो हमारे हमरा हैं। इसके अलावा इकरामुल हक साहब जो कि सदर है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी मेरे हमरा हैं। दोनों हजरात को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आतिफ इकराम शेख साहब की तरफ चलूंगा। सर, पहले तो आप ये बता दीजिए कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो है वो उसकी जो अहमियत है वो पूरे पाकिस्तान में ताजिरों के लिए एक बाग की हैसियत है।
और उस बात की हैसियत है वो तमाम ताजरों के जितने भी तमाम के चैम्बर्स होते हैं उनकी मफादात का निगरान होता है। आप क्या समझते हैं कि जो नेशनल असेंबली का बजट आया इस पर तो बहुत ज़्यादा जो है लोग तनकीद भी कर रहे हैं, ताजिर गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल पाकिस्तान एज यू सेड के जी। मैं ऑलमोस्ट 300 चैम्बर्स एंड ट्रेड बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो फेडरल बजट आया है, ठीक है, हम समझते हैं कि इकॉनमी एक साल पिछले से ठीक है, थोड़ी बेहतर हो रही है और चीज़ें इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गेटिंग बेटर। बट ये है कि ये बजट जो आया है स्टिल इसमें कोई नॉमिलीज हैं, इश्यूज हैं। एज अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मैं देखूं तो ये है कि इसके जो टारगेट हैं लास्ट ईयर अगर 12,970 बिलियन रुपीस थे, फिर रिवाइज करके 12,300 किए, अगेन उनको रिवाइज, अब जो क्लोज हुआ है 11,800 पे। अब नया टारगेट इन्होंने अगेन 14,300 सेट किया है, जो 2,500 बिलियन रुपीस, अगेन 20% लास्ट ईयर से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी ये टारगेट्स हैं, ये मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, इन्होंने ही पूरे करके देने हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज़्यादा है, मार्कअप 11% अगर देखा जाए, लाइक इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन इज मैक्सिमम 5%। तो किसी भी मुल्क में इन्फ्लेशन को के साथ मॉनेटरी पॉलिसी को रखा जाता है प्लस लाइक 2% या हार्डली 2-3%। तो ये अगेन सिंगल डिजिट होना चाहिए था। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आज मॉनेटरी पॉलिसी आज भी थी पर वो अनचेंज इन्होंने रखी, जिसके लिए फेडरेशन ये सेटिस्फाइड नहीं है। फेडरेशन की डिमांड थी कि 400 बेसिस माइनस लेस किया जाए, 7% पे लाया जाए, 7 नहीं तो एटलीस्ट 9 पे ले आते। बट ये है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी लाइक लास्ट ईयर ये कहते हैं कि जी 2.7% थी, अभी नेक्स्ट 4.2% होगी। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं कहता हूँ एंटी बिजनेस जो मेयर्स हैं ना, जो सारे हमारे चैम्बर्स, हमारे मेंबर्स, हमारी एसोसिएशन, ये एंटी बिजनेस मेयर्स के हरासमेंट, ठीक है, ब्रॉडनिंग टैक्स करें इकोनॉमी। मैं समझता हूँ कि टैक्स के बगैर नहीं चल सकती, टैक्स हर बंदा देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर ये हरासमेंट के जी ये अरेस्ट कर लेंगे, ये इतनी पावर्स इनको देनी, ये थानेदार बना देना, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ज्यादती है। और ये फेडरेशन और उसके सारे मेंबर्स इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम कल हमारी लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स की कॉन्फ्रेंस है फेडरेशन के लाहौर ऑफिस में, तो उसमें हम इसका सारे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मिल के डिसाइड करेंगे कि हमने अगर ये क्लॉजेस को आज ये जो मेन ये एंटी बिजनेस मेयर्स ही हैं, जो हरासमेंट है जी। प्राइम मिनिस्टर तो आज इसको होल्ड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि इसको तब्दील किया जाए। होल्ड नहीं किया, इसमें कुछ चेंजेस कर दी हैं कि जी इसमें 3 मेंबर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, 5 करोड़ से ज्यादा हो तो कर सकते हैं, कोई इस तरह की चेंजेस की हैं। बट स्टिल इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। अच्छा आतिफ साहब, एक चीज़ और बताइएगा, जो आप भी बात कर रहे हैं मार्कअप या पॉलिसी रेट की, गवर्नमेंट की इतनी कॉशियस अप्रोच क्यों है? हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कतरा रही है सिंगल डिजिट में जाने से। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट। तो मेजर बोरोइंग जो बोरिंग है तो वो तो 80% तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट का तो फायदा है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम हो। आई डोंट नो कि इसको ऐसा क्यों होना चाहिए। करेंसी भी स्टेबल है, चीजें कुछ अच्छी भी हैं, सिर्फ ये 2-4 चीजें हैं जो हम समझते हैं कि फेडरेशन एज अ नेशनल चैम्बर, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारा एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, हम ये जो एनोमलीज हैं इसको हम इस तरह का कोई मेजर नहीं लेना चाहते कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं समझता हूँ एमिकेबली हम इसको रिजॉल्व करा लेंगे। अच्छा, ये जो स्टेट बैंक की आज रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि अगले साल के उन्होंने 4.2 जीडीपी ग्रोथ का जो उन्होंने टारगेट रखा है तो अचीव हो जाएगा। देखें, जो ईज ऑफ डूइंग है, जो हम फेडरेशन लगी रही, हमारे ये चैम्बर्स हमारे साथ सपोर्ट में लगे रहे, लाइक आईपीपीस पे हमने काफी बहस की।
हमारा ईज ऑफ डूइंग नहीं है, हमारा एनर्जी मेन प्रॉब्लम है। हमारे रीजनल जो कंट्रीज हैं उसमें 7 सेंट की बिजली है, हमारी अभी भी 12 सेंट की बिजली है। हम compete नहीं कर सकते। ये 4.2 जो नेक्स्ट ईयर ग्रोथ है, ये मैं नहीं समझता कि अगर ईज ऑफ डूइंग, एनर्जी प्राइसेस, मार्कअप ये कम ना हुए तो हम इसको अचीव नहीं कर सकेंगे। मतलब कि दूसरी तरफ वही हो जाएगा कि 3 पॉइंट समथिंग का रखने के बाद 2.6 पे ग्रोथ हासिल किया उन्होंने इस मौजूदा जी वर्ष। जी बिल्कुल ऐसा ऐसा ही ही होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि रेमिटेंस के में इजाफा हो रहा है, रेमिटेंस में बहुत इजाफा हो रहा है। फिर उसके बाद एक जो आपके पास सेटबैक है वो ईरान और इसराइल की जंग है। ईरान और इसराइल की जंग की वजह से जो क्रूड ऑयल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ी हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान पे भी उसके असरअंदाज हुए बिल्कुल हैं। ऐसे तो आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत कोई मिनी बजट मजीद लेकर आएगी? इसलिए कि मैं नहीं समझता कि अगर ऑयल की प्राइसेस और ऊपर गई तो किस तरह ये सर्वाइव करेगी गवर्नमेंट? देखें, उसका इफेक्ट तो आज ही टिकल डाउन हो जी। गया कि 4 रुपए बढ़ा दिए। आज ही 5 रुपए बढ़ गए। जी। तो ये है कि अगर ये क्राइसिस स्टिल रहा, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली अबव रही, मतलब कि राइज रही, तो ये प्राइसेस इसको ये हर 15 दिन क्वार्टरली इसको मिनी बजट तो नहीं लाएंगे पर इसको रिवाइज करते रहेंगे। अच्छा आतिफ साहब, एक चीज़ और बताइएगा, फिर मैं इकराम उल हक साहब के पास भी जाऊंगा। सर, आपने जो तजावीज़ दी थी FPCCI ने, हमने देखा काफ़ी बेहतर तजावीज़ उसमें शामिल थी, कंसिडर हुई हैं गवर्नमेंट की जानिब से इस बजट में? जी काफी हद तक हुई। नहीं तो मतलब ये कि क्या कंसिडर क्या हुए? मतलब ये आप तो कह रहे कौन सी हैं तजावीज़? या आपके कोई तजावीज़ वो सुनते ही नहीं है, और आई थिंक सो पूरे साल आप लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो आप लोग पे देखिए, pressure हमने डालती है। कहा कि ये फॉर्म, ये जो रिटर्न है, ये जो एक लाइक इजी 1 पेजर इसको ले आए, फेडरेशन का मुतालबा था, वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। और ये है कि काफी सारी ऐसे हमारा एक लाइक FTR में कुछ सेक्टर्स को लेके आना था, वो लेके आए हैं। रिफंड्स के इश्यूज थे, उसको भी उन्होंने किया है। ये इन डिटेल अगर जाया जाए तो कुछ मानी गई हैं, कुछ नहीं मानी गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप साथ रहिएगा, मेरे साथ इकराम उल हक साहब है, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, वो भी मेरे साथ हैं। इकराम जी साहब, जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी फरमाइए। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो माशी नमूई GDP ग्रोथ जो है वो कम हुई, 2.6 पे आ गई। अब स्टेट बैंक कह रहा है 4.2 जो है वो अगले साल के लिए उन्होंने फिक्स की है। रेमिटेंस में कहते हैं इजाफा हो गया, करंट क्या कहते हैं ट्रेड डेफिसिट में जो है इजाफा हो रहा है। डॉलर की कीमत अभी तक तो नहीं बढ़ी है, लेकिन ये मसनूई तरीके से उन्होंने जाम किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात मजीद आएंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बजट आया है, इस बजट के साथ हमने अपने लोकल इन्वेस्टर को, लोकल बिजनेसमैन को, एक्सपोर्टर को डिस्करेज किया है। हमने शायद बहुत ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस पे रिलाई करने की सोच ली है, या हमने बहुत ज्यादा शायद अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर सोचना शुरू कर दिया है, या नाजायज हद तक टैक्स कलेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिया है। हमें चाहिए था कि ये बजट ऐसा होता जो हम तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाएगा, हमें कारोबार करने के लिए एक साजगार लंबी पॉलिसियों पर मबनी माहौल दिया जाएगा, जिसमें कभी मिनी बजट या SROs की भरमार नहीं होगी, चेंजेस नहीं होगी, और हम 25 साल की पिछली महरूमियों का अजाला करके अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, टैक्स खुद ब खुद बढ़ जाएगा। मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसा बजट है। ये एक ऐसी बजट की किताब इस साल पेश की गई है जिसके अंदर एक्सपोर्टर का चैप्टर नहीं है, जिसके अंदर लोकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे बात नहीं है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को एस्टेब्लिश करके उसको यूटिलाइज, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की बात नहीं है, यंग एंटरप्रेन्योर के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की बात नहीं है। हमने शायद बहुत ज्यादा नॉन इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स और नॉन इंडस्ट्रियल अरेंजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर रो रहा है, घबरा रहा है कि हम कैसे जिएंगे, हमें क्या अगली फसल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, हमें कीमत नहीं मिल रही, हमें प्रोडक्शन आउटपुट नहीं मिल रही, हमें साजगार माहौल नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं कि हम सियालकोट से एक्चुअली 100% एक्सपोर्ट सिटी हैं। मेरे सियालकोट चैम्बर में 26,000 एक्सपोर्टिंग मेंबर्स हैं, और पाकिस्तान की 12% एक्सपोर्ट जो है वो हम सियालकोट से देते हैं। 5 ट्रेड बॉडीज हमारे पास है, जिनमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, ग्लव्स इंडस्ट्री, लेदर गारमेंट्स और कटलरी, और इसके अलावा मुतफरिक इंडस्ट्रीज है। मैं समझता हूं कि हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमें ये बजट हमें नहीं दिया गया, हमारे लिए इसमें कुछ भी डाला नहीं गया।
अभी मेरे फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि कुछ बातें पूरी की गई, कुछ नहीं की गई। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन जो पूरी की गई उसमें टैक्स कलेक्शन हमसे ही रिकवर करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। हमारी तजावीज थी ज्यादा टैक्स लें, एफटीआर को बहाल करें और फाइनल टैक्स रिजीम के साथ इस साल अगले साल में मूव करें, क्योंकि पिछले सालों से 31 साल से एक फिक्स फाइनल टैक्स रिजीम चलती आ रही है। इसको एक साल में नई टैक्स रिजीम में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। लेकिन सर, हम जो अपने ताजे एक्सपोर्टर्स टैक्स देते को हैं, उनको स्मॉल एंड घबराने की मीडियम जरूरत तो एंटरप्राइज नहीं को होनी शिफ्ट चाहिए। नहीं करवा सकते। हाँ बोले, क्या बोले? सर, जो इसी ताजे तरह टैक्स देते हैं, जो टैक्स नेट में शामिल हैं, उनको फिर घबराने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। ये तो कानून उनके लिए जो टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर है और टैक्स देना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल नहीं घबराते इसमें। हम मसला नहीं है, हमें मसला ये है कि ये नई इस्लाहात जो लेके आ रहे हैं उसके तहत ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे हैं, जबकि 31 साल से एक्सपोर्टर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जमा नहीं करवाई। और एक ही साल में 31 साल पुरानी प्रैक्टिस जो 2 जनरेशंस कर रही हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में नामुमकिन है कि उनको शिफ्ट करवाया जा सके। हमने बड़ी आसान सी बात की थी कि अगर आप 1.25% टैक्स अज्यूम कर रहे हैं, 1% पहले आप फाइनल लेते थे हर रेमिटेंस पे, अब आप इसको अगर 1.25 समझते हैं, हम 1.5 बनाएंगे अपने एक्सपोर्टर को। आप ज्यादा लें, लेकिन हमें एक प्लान दें 3 से 5 साल पर मबनी, ताकि हम फाइनल टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम की तरफ एक्सपोर्टर्स को मुंतकिल कराएं और हमें पार्टनर बनाएं आप इसमें। हम इससे बिल्कुल भी भाग नहीं रहे। हमने एक प्रैक्टिकल प्लान दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं अगर कहूं गवर्नमेंट ने, तो वो भी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि वजीर आजम साहब और उनकी काबीना तो हमें यकीन दिलाती रही कि आपकी गुजारिशात और सिफारिशात को हम कंसिडर कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये आप बात ठीक कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब और एफबीआर चेयरमैन साहब बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रहे हैं। ईएफएस तो मौजूद है ना, ईएफएस में जो 18% ईएफएस के हवाले से जो लगाया उन्होंने, इंपोर्ट से पहले नहीं था, अब उस पे लगा दिया उन्होंने। ईएफएस एक्चुअली हुआ ये जी कि एक ईएफएस का एक ओरिजिनल मॉडल चल रहा था, उसको टोटली चेंज करके एक एसआरओ 2-3 माह पहले दिया गया, जिस एसआरओ के तहत टोटल ईएफएस का मॉडल ही चेंज कर दिया गया और उसमें ऐसी इस्लाहात लाई गई जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए कन्वीनियंट नहीं थी, जो किसी भी ऐसे एक्सपोर्टर के लिए प्रैक्टिकल नहीं थी, जो खुद से इंपोर्ट करके वैल्यू एडिशन करके रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है। मैंने लोकल पर सेल्स टैक्स थे, इंपोर्टर पर नहीं थे, यही था ना एफएस में। जी, लेकिन अब तो उन्होंने इक्वल कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जो नया ईएफएस का मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वो चंद सेक्टर्स की और चंद स्पेसिफिक इंपोर्टर्स की मेल प्रैक्टिसेस की बेस के ऊपर कराया, लेकिन उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर क्रैश हो गए। उन सब की जो कन्वीनियंस थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, वो चैलेंज हो गई। जैसे कि पहले ईएफएस के मॉडल में 5 साल का टाइम पीरियड था कि आप 5 साल में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके कंज्यूम करेंगे। अब जिन लोगों ने 5-5 साल के रॉ मटेरियल मंगा के स्टॉक किए हुए थे, नया ईएफएस का मॉडल कहता है कि 9 मंथ्स में उसको यूटिलाइज करके रिपोर्ट करें। अब वो अगर वो 9 मंथ्स में कंज्यूम नहीं करते तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी नई इंपोर्ट छूटेगी नहीं कस्टम में से और वो एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर्स को कैसे पूरा करेंगे? और उसके बाद सब कंट्रैक्टर का जो प्रोसेसिंग पीरियड था पहले अनलिमिटेड था, इस नए ईएफएस के मॉडल में इन्होंने 30 डेज कर दिया। अब 30 डेज में कोई भी सब कंट्रैक्टर रॉ मटेरियल किसी भी एक्सपोर्टर से लेकर वैल्यू एडिशन करके वापस नहीं कर पाता, उसको 60 से 90 डेज चाहिए। उसके बाद एक्सपोर्टर को भी टाइम पीरियड चाहिए कि उसमें फिर मजीद वैल्यू एडिशन करे और उसको एक्सपोर्ट के काबिल बनाए। इसी तरह स्टॉक टेकिंग के लिए इन्होंने इख्तियारात बढ़ा दिए नए ईएफएस के मॉडल में कि कभी भी किसी भी वक्त छापा मारा जाएगा और आपकी स्टॉक टेकिंग ली जाएगी। अगर वो स्टॉक टेकिंग जस्टिफाइड नहीं होगी या उसमें कोई सवालिया निशान होगा तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है, आपको क्वेश्चनेबल किया जा सकता है। हमने इन चीजों पर एतराज लगाया। नहीं, इकराम साहब, बात यह है कि माशाल्लाह सियालकोट एक बहुत मतलब कि ऐसा शहर और आपका चैम्बर जो सियालकोट है उसकी मिसालें जो है कराची में भी दी जाती हैं। अब बात यह है कि आप लोगों की तो बड़ी स्ट्रांग लॉबी है पीएमएलएन हुकूमत में, उसके बावजूद वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो क्या मतलब है कि क्या आईएमएफ रुकावट है या हुकूमत की? ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल किया। एक्चुअली सियालकोट नो डाउट के पीएमएलएन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, फेवर करता है, लेकिन सियालकोट ने हमेशा हर हुकूमत का साथ दिया है और हर हुकूमत के साथ कंधा से कंधा मिलाया है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर और एफबीआर चेयरमैन एक पार्टी है और हमारी नजर में हुकूमत पाकिस्तान दूसरी पार्टी है और हुकूमत पाकिस्तान की नहीं चल रही। बाकी बात आप खुद समझें।
नहीं चल नहीं रही तो क्या मतलब है कि क्या कोई खास माइंड वजीर आजम चाहते हैं रिलीफ देना और हमारी जो मसाइल हैं उन पर वो अमल दरामद करवाना चाहते हैं, लेकिन वो बेबस हैं। नहीं सर, इकदाम फिर हो किस कहाँ से रहे, फिर सवाल तो ये है। ये वजीर खजाना और FBR चेयरमैन को बिठाकर पूछना चाहिए। ये हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछेंगे। नहीं तो राशिद लंगड़ियाल से कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब अली के नेचुरली जो ये गिरफ्तारी का जो हुआ है वो सिर्फ खौफ फैलाने के लिए, उन लोगों के लिए जो टैक्स नहीं दे रहे, तो जो ईमानदार लोग हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ बात यह है कि FBR चेयरमैन को ये हक किसने दिया कि वो अच्छे भले पाकिस्तान में खौफ और हिरास फैलाएं और अनरेस्ट की फिजा पैदा करें। दुनिया सारी में क्या मैसेज गया है? क्या वो ये सोचते हैं? उनके लिए तो बड़ा आसान है चंद कलमात बोल देना, क्योंकि उनकी तो स्टेक्स ही नहीं है। वो तो किसी चीज में वो सिर्फ और सिर्फ शौकीन है कि लोगों की गर्दनों को हाथ डालूं और मैं लोगों को क्वेश्चनेबल बनाऊं कि भी आओ भाई तुम मेरे अब आगे हो मेरे नरगे में, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। नॉन फाइलर की इस्तेलाह नहीं होती, इसलिए गवर्नमेंट सख्त इकदाम कर रही है। उनका मौकिफ ये है। देखें, नॉन फाइलर की इस्तेलाह भी तो इन्होंने ही पैदा की थी ना। हम तो फाइलर हैं, हम तो कहते हैं गुड फाइलर की इस्तेलाह बनाएं। एक फाइलर एक गुड फाइलर। गुड फाइलर वो है जो टाइमली रिटर्न सबमिट करता है, जो सारा साल टैक्स देता है। एक्सपोर्टर खास तौर पर जो 1 जुलाई से ही टैक्स कटवाना शुरू कर देता है। सारा पाकिस्तान, सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में हर एरिया से 30 जून में रिटर्न जमा करा के टैक्सेबल होते हैं। एक्सपोर्टर 1 जुलाई से ही टैक्सेबल हो जाता है और उसकी एट सोर्स टैक्स उसकी फॉरेन पेमेंट में से काट कर स्टेट बैंक उसे हिस्सा देता है। हमारे पिछले बजट में नई टैक्स रिजीम जब लॉन्च की गई तो 1% फाइनल टैक्स रिजीम के साथ 1% एडिशनल इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स काटा। मैं जरा यहाँ बता दूं, अजमल बलोच जो कि सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है लाहौर से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अजमल साहब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे साथ रहिएगा। मैं जरा इकराम उल हक साहब से बात कर लूं तो फिर आपकी तरफ भी आते हैं। जी इकराम साहब, आप अपनी बात जारी रखें। जी, फाइनल टैक्स रिजीम में पिछले 1 साल तक 1% ऑन फॉरेन पेमेंट काटा जाता था। इन्होंने पिछले बजट में नई टैक्स रिजीम अनाउंस करके 1% विदहोल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस काटना शुरू कर दिया, जो 2% हो गया। ये 2% हमारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों पे कटता है। इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट के ऊपर 8% होता है। और अगर हम 4% प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो 1% इज इक्वल टू 4% एंड 2% इज इक्वल टू 8%। अब ये 8% प्रॉफिट का हमारा लेने के बाद अब हमें कहते हैं कि हम आपको फाइनल टैक्स नई टैक्स रिजीम के तहत क्वेश्चनेबल बनाएंगे और आपकी रिटर्न्स के ऊपर हम नई स्लैब्स को इंप्लीमेंट करेंगे। ऑलरेडी 100% ज्यादा टैक्स इन्होंने पिछले साल से इस साल ज्यादा चार्ज कर लिया है और उसको रिटर्न करने के लिए एडवांस टैक्स की मद में डाला है। हम ये कहते थे कि खजाने में पैसे डालें, हमें रिटर्न में रिफंड में ना डालें। रिफंड में डालेंगे तो मेल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी बिजनेस कम्युनिटी की साइड पे भी, FBR की साइड पे भी। इकराम साहब, आप साहब हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ ही रहे। हम आपसे मजीद गुफ्तगू करें। मेरे साथ जो है अजमल बलोच साहब हैं, लाहौर से सदर है और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर उसके हम आपकी तरफ आते हैं। अजमल साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? थैंक यू सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमें दिया है। अजमल साहब, आज बजट आ गया पंजाब के भी, इससे पहले नेशनल असेंबली। आप एसएमई सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, कैसे अब देखते हैं इन बजट को? बात यह कि मैं चूंकि पूरे पाकिस्तान के ताजरों का प्रेसिडेंट हूँ, मैं वफाकी बजट भी देखा है। जाहिर है सूबों के जो बजट हैं वो अपने हिसाब से थोड़े थोड़े हैं, ये कुछ चलते चलते ऊपर जाएंगे। अभी तो फिलहाल इनकी पोजीशन नहीं है कि इनके बजट पे बात की जा सके। अब जब इश्यूज आएंगे पंजाब में ताजरों के हवाले से, इसमें इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना, वो मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला कि प्रॉपर्टी टैक्स में इन्होंने बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। 5 मरले के घर पे भी टैक्स लगा दिया है, हालांकि 5 मरले के घर पे माफ था टैक्स। अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब माफ करते थे, मरियम साहब जो है वो टैक्स लगाने में लगी हुई हैं। तो 5 मरले के घर तो उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए था। ये कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला है बजट से पहले। बाकी जो चीजें हैं वो पंजाब के जो टैक्सेस हैं, अब वो जिस तरह से भी हैं, कुछ सेल टैक्स हैं, कुछ बल्दियाती टैक्स हैं, अब इनको किस तरह से वो हैंडल करते हैं या क्या इशू बनता है। असल मसला इस वक्त बड़े बजट का है जो वफाकी बजट है। जी हेलो जी आज बताएं क्या जी। वफाकी बजट असल में देखिए, मैं हूँ उन ताजरों का नुमाइंदा। आपको पता ही है कि आज दिन तक में जब भी ताजरों पे कोई मुश्किल आती है, चाहे वो बड़े ताजर हों या छोटे ताजर हों, एहतजाज हम नहीं करना होता है, स्ट्राइक हम नहीं करनी होती है। आपके पास स्ट्रिक्ट पावर है ना?
FBR का घेराव हमने ही करना होता है। रिटेलर्स के पास स्टेट पावर है, इसलिए कि मुझे याद है शब्बर जैदी जो चेयरमैन थे बिहार के, उनका साबिका, वो कहते थे कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाना नामुमकिन इसलिए कि इनके पास बहुत ज्यादा शटर पावर है, ये फौरन हड़ताल कर देते हैं। नहीं, ये शब्बर जैदी साहब, मैं अब क्या कहूँ, शब्बर जैदी साहब बस शब्बर जैदी ही थे, खुदा उनको हदायत दे। वो ऐसी ऐसी पुठी बातें कर रहे होते हैं जो ना किसी की समझ में आने वाली होती हैं। देखिए वो जब आए थे ना, वो शनाख्ती कार्ड की शर्त लाए थे, आपको पता है? जी जी जी। तो भाई शनाख्ती कार्ड की शर्त दुनिया में कहाँ होती है कि आप कहेंगे पासपोर्ट दिखाओ चीजें खरीदनी है, शनाख्ती कार्ड कर जमा कराओ आपने चीजें खरीदनी है। वो भी बस जो आता है ना, वो अपने ही एक स्टाइल लेकर आता है, फिर उसमें नाकाम हो जाता है। आज तक जितनी स्कीमें लाई गई है ना, वो सारी नाकाम हुई है। एक स्कीम कामयाब हुई थी, मैं आपको बता दूं, वो शौकत अजीज की थी। जी जी, अब्दुल्ला यूसुफ के 2004 की। वो ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पहले वो भी थक गए थे, पहले वो भी सर्वे करने आए थे, आपको याद होगा, फौज भी थी, कैमरा भी था, सारे दुकानों पे सर्वे हो रहा था। बाद में जब 17 दिन पाकिस्तान बंद रहा तो फिर उन्होंने हमसे हमारे साथ बैठकर हमें सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी और हमें कहा कि आप मेहरबानी करेंगे नीचे नहीं जाएंगे। हमने कहा हम 10% बढ़ा के जमा कराएंगे हर साल। तो उन्होंने ये हमसे वादा किया कि जो महकमे है, असल में प्रॉब्लम FBR है। FBR को देखें, हर प्राइम मिनिस्टर, हर फाइनेंस मिनिस्टर कहता है हम इसका किबला दुरुस्त करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे, इसमें करप्शन खत्म करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। आवाजें सारे लगाते हैं। उस वक्त उन्होंने ये कर दिया था कि महकमा का कोई आदमी किसी की प्रेमिसेस पे नहीं जाएगा, किसी दुकान पे नहीं जाएगा, आपको हम फ्री हैंड दे रहे हैं। तो आप यकीन करें, साल बाद उन्होंने इतराफ किया कि पहले से 3 गुना ज्यादा टैक्स आया है। लेकिन सर अब तो फ्री हैंड FBR को दे दिया है गवर्नमेंट ने। पार्टी की गवर्नमेंट ने भी उसी को फॉलो किया। अब तो अच्छा अजमल साहब 1 मिनट, और इकराम साहब दोनों, मैं दोनों हजार से कहूंगा स्टे कीजिएगा, मैं छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आप आएंगे तो दोबारा आप रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नासिन, ये हमारे साथ रहे और बजट पे सिलसिले पे चल रही है। हस्तान मेरे को होस्ट भी है यहाँ पे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाइए। एक बार फिर नाज़रीन आपको बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इकराम उल हक साहब और अजमल बलोच साहब। अजमल बलोच साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि फ्री हैंड लोगों को दे दिया गया था और इस बात का पाबंद बनाया गया था कि कोई किसी की प्रेमिसेस पर नहीं जाएगा। लेकिन सर इस बजट में तो अब FBR को फ्री हैंड दे दिया गया है। सर हौसला शिकनी नहीं होगी उन लोगों की जो पहले ही टैक्स देते हैं? है कि पता नहीं ये टैक्स पेयर को समझते क्या है। ऐसे समझते हैं कि भाई हम, जैसे बाहर दुनिया में होता है ना, दुनिया में टैक्स पेयर पर खर्च भी किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में किसी को डिस्प्रिन की गोली तक फ्री नहीं होती है। हाँ, मैं खुदा की कसम अपने ताजरों पे फख्र करता हूँ कि वो अपनी जाती कमाई में से सुबह से रात तक काम करते हैं और फिर भी इस हुकूमत को टैक्स देते हैं। और जिनको ये नॉन फाइलर कहते हैं, अच्छा सबसे मजे की बात देखें कि FBR किस तरह से बड़ी डिटाई से कहा जाता है कि सिर्फ 65 अरब रिटेलर से टैक्स आया है। ओ खुदा के बंदो, 10% आप एडवांस इनकम टैक्स 1.25 करोड़ ताजर से ले रहे हैं जो नॉन फाइलर है। उससे आप एडवांस टैक्स किस तरह ले रहे हैं? कोई बिजली का बिल कमर्शियली आजकल 60-70 हजार से कम नहीं आता है, उस पर आप 10% इनकम टैक्स एडवांस ले रहे हैं। और खुदा के बंदो, हर ताजर आपको 70,000 एवरेज ईयर का टैक्स, इनकम टैक्स अदा करे। बाकी टैक्सों को छोड़ो, बाकी तो 13 टैक्स है, उसके ऊपर 18% सेल टैक्स भी है। इनकम टैक्स एडवांस मैं दावे से कहता हूं कि 1.25 करोड़ ताजिर 70,000 से 80,000, ऊपर भी है, लाख 1.5 लाख तक के बिल ज्यादा भी आते हैं, उन पर ये इनकम टैक्स अदा कर रहा है। और कहा क्या जाता है, ये इनका रिटेलर तो कोई टैक्स नहीं देता। मुझे कोई बता सकता है FBR का जिम्मेदार आदमी कि डिस्कोर्स के अकाउंट से जो रिटेलर का टैक्स जाता है 10% एडवांस इनकम टैक्स, वो किधर है, उसकी अमाउंट कितनी है? अगर ये बता दें तो कसम से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला रिटेलर है। लेकिन ये झूठ बोल के हमें बार बार ये रिटेलर टैक्स नहीं देता, सरकार मुलाजमीन टैक्स दे देते हैं। चले प्राइवेट सेक्टर को मैं अलग कर लेता हूं। सरकारी मुलाजमीन अगर वो
यार लाख रुपए पर 10,000 कोई टैक्स कटवाता है तो 5 लाख की फैसिलिटियां लेता है, और जब उनको टैक्स मिलता है तो वो हमारे दिए हुए टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। सॉरी, अजमल साहब, जो हम टैक्स देते हैं 1 सेकंड के लिए, अब देखिए ना तो स्टील मिल कोई आमदन देती है, ना रेलवे आमदन देती है, ना PIA आमदन देती है, ना कोई और पाकिस्तान का इदारा आमदन देता है। और भाई खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, हम टैक्स देते हैं डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ये कहना कि झूठ है, हम डंडा पकड़ा दे। अभी नईम मीर, याद रखें, नईम मीर साहब हमारे नुमाइंदे नहीं है, हमारे चेयरमैन ख्वाजा शफीक साहब है मुल्तान में। नईम मीर साहब मुस्लिम लीगी आदमी है, जब थे ये दूसरी हुकूमत के खिलाफ होते थे तो हमें लगता था ताजरों के बड़े खैर खा हैं, लेकिन जब से नून लीग आई थी ये उसी के होकर रह गए। तो अभी वो सर वो आप लोग के अपने इख्तिलाफात है, वो आप लोग अपने इख्तिलाफात है। हम तो हमारी नजरों में तो सर, हमारी नजरों में तो सारे जो इक्वल है, हमारी नजरों में सारे इक्वल है, वो आपके अपने इख्तिलाफात है। मैं और बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि हुकूमत डंडे से टैक्स वसूल करे, और भाई एक अच्छे कलेक्टर की जरूरत है। डंडे से मुशर्रफ साहब नहीं इकट्ठे कर सके थे, आखिर उनको हमारी बात मानना पड़ी थी। ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि डंडे से ये टैक्स वसूल कर लेंगे, ये थानेदार भेज देंगे। अजमल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, अजमल साहब मौजूद रहे, मैं जरा इकराम साहब से कुछ पूछ लूं। आप मौजूद रहे इकराम साहब, जी। ये बताइए कि सुपर टैक्स में कमी की गई है, तो सुपर टैक्स की कमी से कोई फायदा होगा ताजिरों सनतकारों को? इकराम साहब, देखिए सुपर टैक्स में जो कमी की गई है वो बड़ी इदारों को और बड़े कारोबारी हजरात को जो है ना फायदा पहुंचेगा। छोटे कारोबारी के ऊपर तो कोई उसका ऐसा वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया। सब कंप्लेन कर रहे हैं। ओवरऑल टैक्सेशन मॉडल जो है वो अनफेवरेबल है, अनप्रैक्टिकल है। मतलब कि आप ये समझते हैं कि टैक्सेस में जो सुपर टैक्स का बहुत बड़ा वावेला था कि खत्म कर दें, तो उन्होंने खत्म नहीं किया। तो ये भी तो मेरा ख्याल है कि जहां तक आप लोग शिकायतें हैं, इसमें ज्यादातर जो उम्मीद में मैं समझता हूं कि इसमें कुछ जो IMF का जो किरदार है कि IMF की दबाव की वजह से बहुत सारी चीजें ये उस पर अमलदरामद नहीं कर सके। इस बात के साथ आप लोग रियलाइज कर रहे हैं? ये बात दुरुस्त है, और हम समझते हैं कि ये IMF का बजट है और वजीर खजाना और FBR चेयरमैन उनकी डिक्टेशन पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसीलिए हमें हमारे वफाकी वज़रा बशमूल वज़ीर-ए-आज़म साहब बेबस नजर आ रहे हैं। हालांकि वो उनका वर्ड ऑफ माउथ पिछले 6 माह की मुतअद्दिद मीटिंग्स में चैम्बर प्रेसिडेंट्स और ट्रेड बॉडी चेयरमैन के सामने था कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक ऐसा बजट देंगे जो पाकिस्तान में खुशहाली लाएगा, तरक्की लाएगा, ट्रेड फेवरेबल होगा, एक्सपोर्ट फेवरेबल होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेगा और टैक्स में कमी लेके आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, जिसका टैक्स देना बनता है हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया है, हम उससे टैक्स लेंगे। जो नाजायज टैक्स बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर से लिया जाता है उसमें हम कमी करेंगे। लेकिन इन्होंने तो सारे मामलात इग्नोर करके अपनी यानी FBR बुरी तरह नाकाम हुआ डिजिटल इकोनॉमी में, और बुरी तरह नाकाम हुआ टैक्स नेट बढ़ाने में, और वो सारे का सारा लेकिन आपके इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के लिए फेसलेस जो सिस्टम लेकर आए, वो फेसलेस सिस्टम जो लेकर आए पोर्ट पे, तो उसमें तो काफी फायदा हुआ है। उसमें तो हुकूमत को भी मतलब काफी ज्यादा करप्शन भी है, उसको रोकने में मदद मिली है, और डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप, ये एक अच्छी इस्तेलाह है। हाँ, ये एक अच्छी इस्तेलाह है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे मौजूद नहीं है। बहुत लिमिटेड स्केल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। इसको जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, तो इंशाल्लाह उसका फायदा पहुंचेगा। नहीं प्रैक्टिकल से हमारा फैसलेस सिस्टम तो को कस्टम में शुरू हो गया, वो तो गुज़श्ता 6 महीने से शुरू हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह भी किया था। तो मेरा जाती राय तो यही है कि सारे काम गलत नहीं हुए, कुछ काम गलत हुए हैं, लेकिन मेरा अपना कि हुकूमत मजबूर है। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर हम 80-20 के फार्मूले को ज़हन में रखें तो 20% ऐसे मामलात हैं जिनका 80% इफेक्ट है जी। वो इन्होंने ठीक नहीं किए, बल्कि उनमें खराबी कर दी है, और सारे का सारा जो तोपों का रुख है वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ कर दिया है। जबकि 80% मामलात ऐसे हैं जिनका इफेक्ट 20% है, उनमें इन्होंने बेहतरी की है। अब सियालकोट जो है वो एक्सपोर्ट सिटी है, तो आपके अपने एक्सपोर्ट पे कुछ क्या मनफी असरात मुरतब होंगी 25-26 में? सबसे पहली बात यह कि हमारा एक्सपोर्टर जो है यहाँ से वो पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दूसरे हमसाया ममालिक में शेयर करने का सोच नहीं रहा, बल्कि उसने शुरू कर दिया। दुबई के 5 साल वीजे और वहां पर कंपनियां बनाकर लोगों ने ऑलरेडी होल्ड की हुई थी।
2000 से ज्यादा कंपनी आज से 3000 महीने तो सियालकोट जो पहले दुबई में सियालकोट जो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में खेलों का सामान और आलाते जर्राई बनाने के लिए मशहूर था, तो क्या उसका खात्मा हो रहा है? खात्मा नहीं हो रहा, ये शेयर हो जाएंगी, ये इंडस्ट्रीज और ये बिजनेसेस दूसरे ममालिक के साथ शेयर हो जाएंगे। पाकिस्तान का मार्केट शेयर जो है वो दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी बाहर से, यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो जाएगी और फाइनल एक्सपोर्ट दूसरे ममालिक से होगी। अच्छा आतिफ साहब, ये भी बताइएगा कि वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं? जाहिर है कलेक्टिव तमाम चीजें मिलके मसाइल तो बनते हैं, लेकिन 1 2 3 करके बता दें कि जो अगर हल होंगी तो सियालकोट की इंडस्ट्री क्या पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी चल सकती है? देखें, FTR की बहाली बड़ी जरूरी है और नई टैक्स रिजीम की इम्प्लीमेंटेशन 3 से 5 साल में की जाए, स्टेप बाय स्टेप की जाए। EFS का पुराना मॉडल बहाल किया जाए, तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को उसमें फैसिलिटेट किया जाए, जिन सेक्टर्स में मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं उनको निकाला जाए, उनके लिए नया EFS लाया जाए, उसकी भेंट सबको ना चढ़ाया जाए। 9 सेंट की जो पर यूनिट बिजली है वो रीजनल जो कंपेटिटिव टैरिफ है का वादा है वो पूरा करें। हम बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी कॉस्ट में इजाफा करता है। ये जो 37AA का कानून इन्होंने नाफिज किया है, इसमें नाजायज इख्तियारात वापस लिए जाएं और गुड टैक्स पेयर और नॉर्मल टैक्स पेयर जो है उसकी शिप को जो ना एस्टैब्लिश किया जाए। बहुत शुक्रिया इकराम साहब, बहुत शुक्रिया इकराम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वो सारे व्यूज दिए जो कि हम ये चाहते थे कि सियालकोट जो कि एक बहुत बड़ा मतलब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसमें उसका व्यू आपने दिया, बहुत शुक्रिया। आप को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चलता हूं जरा अजमल साहब की तरफ। अजमल साहब मौजूद है अब हमारे साथ? अजमल बलोच साहब मौजूद हूं। अजमल बलोच साहब, अब आप मुझे बताइए, चूंकि आखिरी माह हम जा रहे हैं, इख्तितामी लम्हात, आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो पंजाब का बजट आया, वफाक का बजट आया, तो अभी जो SMEs हैं वो क्या लाहेअमल तय करेंगे? जो 1 जुलाई से ही सारा एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आप लोगों ने क्या लाहेअमल तय किया है? देखिए, वो तो हम आपको पता ही है कि हमारा लाहेअमल तैयार होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हुकूमत सख्ती करने की कोशिश करती है तो फिर हम सड़कों पे आ जाते हैं। बात यह है कि हुकूमत को चाहिए था कि आम आदमी की जो सकत थी, जो पिछले 2.5-3 सालों से बिल्कुल नहीं रही थी खरीदारी की, उसकी खरीदारी की कुव्वत में इजाफा करते, उनको वो खरीदारी करते। सूरत हाल ये हो गई है कि आम आदमी में सकत नहीं रही है खरीदारी की, जिसकी वजह से हमारे मुआशी हालात खराब हो गए। उनमें सकत नहीं है। दुकानदार जो है 70% यकीन करें इस वक्त मार्केटों में खरीदो फरोख्त में कमी है, जिसकी वजह से दुकानदार मुश्किल में चला गया। यही हाल हमारे जमींदार का है और यही हाल सनतकार का है। सनतकार पे वो कहता है मेरे पे ऊपर बिजली महंगी है, मेरे पे गैस महंगी है, वो कुछ बना नहीं सक रहा है। अगर बनाता है तो वो कंप्लीट नहीं कर पाता। चाइना के साथ, चाइना से चीजें सस्ती आती हैं। ये चीजें हमें बहुत सारी खराब कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जब तक लोगों में देखिए कुव्वत खरीद नहीं होगी, हुकूमत उनकी कुव्वत खरीद नहीं बढ़ाएगी, तो हमारे हालात इसी तरह रहेंगे। ये कह देना कि महंगाई में कमी आ गई है, लोगों में सकत नहीं है, यकीन करें खरीदारी की सकत नहीं है, चीजें खराब हो रही हैं। पंजाब की जो वज़ीर-ए-आला है मरियम नवाज, पंजाब की जो वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज दीगर सूबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा काम कर रही है, मुख्तलिफ कार्ड्स का इशू कर रही हैं और मतलब ये कि सहूलियात भी दे रही हैं। इसके बावजूद आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इस साल ज़राअत जो 29% कम पैदा हुई, तो क्या किसान कार्ड वगैरह का जो इशू हो रहा है, इसके अलावा दीगर एतमाद हो रहे हैं, क्या ज़राअत में कोई रिकवरी होगी? मैं जहाँ ताजिर हूँ वहाँ मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ज़रूरी जमीन भी रखता हूँ। मुझे पता है कि हम किस मुश्किलात का शिकार हैं। पिछली दफा से गंदम इस दफा कम बोई गई है। अभी जो गंदम पिछली दफा 3900 पे, इस दफा और कम कर दी है इन्होंने, जिस पे जमींदार तबाह होकर रह गए। पिछले साल का जो तजुर्बा है, पिछले साल के तजुर्बे की वजह से जो कि बहुत ज्यादा गंदम हुई और खरीदार कोई नहीं था, खरीदार कोई नहीं है, जिसकी वजह आप यकीन करें मैं अपने एक कजन के बेटे को कहा कि जैसे बिकती है बेच के आ जाओ। मैंने उसको दुकान खोल दी है इस्लामाबाद में। और भाई बात यह है कि आप क्यों जमींदार को तबाह कर रहे हैं? हर बंदा तो इस तरह नहीं कर सकता है। यकीन करें आम देखें वो भी मुश्किल में चला गया। जरूरी अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं जरूरी टैक्स कोई नहीं है। मेरा ये दावा है कि जो खाद की बोरी हमें 14,000 की मिलती है वो है ही 3,000 रुपए की। वो 10-11 हजार रुपए तो आप उस पर टैक्स लेते हैं और साल में 2 दफा 2 बोरियां डालता है एक एकड़ में, तो 20,000 रुपए तो वो भी टैक्स अदा कर रहा है। बिल्कुल।
लेकिन सर अब IMF के कहने पे अगर ज़रूरी आमदन पर टैक्स आ गया तो फिर क्या होगा? कसम से मेरे साथ कोई FBI एक्सपर्ट बैठ जाए, मुझे कायल कर ले या मुझे कायल कर ले या कायल हो जाए, लेकिन तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अजमल साहब ये बताइएगा कि अगर ज़रूरी आमदन पर अब टैक्स आ गया या उसमें हुकूमत कोई नजरसानी नहीं करती, वो चीज़ एप्लीकेबल होने जा रही है, फिर क्या होगा पाकिस्तान की सरहद का और हमारे जमींदारों का? देखिए, जमींदार तो तबाह हो जाएगा, जमींदार फिर बर्बाद हो जाएगा। वो क्या करेगा? उसने भूखे ही मरना है ना फिर, और उसके अलावा करेगा। जब उसकी चीज होगी 3000 की तो लेंगे आप, 2100 की तो वो कैसे देंगे? ये किसान कार्ड जो दे रहे हैं, किसान कार्ड किसी काम का नहीं है क्या? सर किस काम का है? असल में देखें, हमारी मरियम साहबा जो हैं उनको सियासी कोई तजर्बा नहीं है, उनको ज़रूरी कोई तजर्बा नहीं है। उनको क्या तजर्बा है? कुछ दिन पहले तो आई है, उससे पहले उन्होंने कौन सी हुकूमत चलाई है कि उनको पंजाब 62% पाकिस्तान है। पंजाब को कवर करना मीन 62% पाकिस्तान को कवर करना है। आपने ऐसे बंदे को लगा दिया, चले ठीक है, शहबाज शरीफ साहब होते थे, उन्होंने कर्जा गुजारा हुआ वहां पे। मरियम ने तो कोई अर्सा नहीं गुजारा हुआ ना। ये हमें तो ऐसा बंदा चाहिए था जो हमारी ज़राई मुल्क है, ज़राअत को समझता। पंजाब सारा ज़राअत से भरा पड़ा है, तो हमें एक्सपर्ट वज़ीर आला चाहिए था जो जमींदारों को खुशहाल कर सकता। इन्होंने तो जमींदारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नहीं तो मतलब ये कि जो इतनी तशहीर हो रही है कि किसान कार्ड है, लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, तस्वीरें तो होगी, फोटो भी लगी होती है, हर रेडी पे लगी होती है, हर ट्रैक्टर पे लगी होती है, हर ट्राली पे लगी होती है। तशहीर तो बड़ी हो रही है माशाल्लाह। हमें देखें, आप भी समझदार हैं, पुराने साफी हैं, हमें पंजाब 62% पाकिस्तान सारा ज़राअत है, उसको चलाने के लिए हमें ज़रूरी एक्सपर्ट वज़ीर आला की जरूरत थी। हमें मरियम का क्या तजर्बा हो सकता है? उन्होंने टीम तो रखी हुई है ना, उन्होंने सूबाई वजीर है ज़राअत का, इसके अलावा दीगर एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले एक्सपर्ट्स भी साथ हैं। जब तक सरबराह सूझबूझ रखने वाला नहीं होगा तो फिर आप सिस्टम को नहीं चला सकेंगे। ये बहुत सारी मुश्किलात हैं, यकीन सर। अभी तो इकराम उल हक साहब बात कर रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की नहीं चल रही, वजीर खजाना और राशिद लंगड़ियाल साहब अपनी चला रहे हैं। अब देखिए, राशिद अंगलियार साहब माशाल्लाह वो हमारे पावर सेक्रेटरी रहे हैं बड़े अरसा से। देखिए, टैक्स के अंदर, FBR के अंदर हमें टैक्स कलेक्टर, अच्छे टैक्स कलेक्टर की जरूरत है। जब तक अच्छे कलेक्टर्स नहीं होंगे, जिस तरह मैं जमींदार की बात कर रहा हूं, उनके ऊपर कौन होना चाहिए? FBR का वो बंदा होना चाहिए जो निचली से, जैसे ये टवाना साहब नीचे से आए थे, कमिश्नर से ऊपर आए थे, उनको पता था, यकीन करें हमारे साथ बैठते थे तो वो बात करते थे जो क्या कहते हैं हो सकती है। वो कहता था वो बात हम क्यों करें, वो हमेशा कहता था कि वो बात मैं क्यों करूं जो हो ही नहीं सकती है। ये वो काम कर देते हैं जो हो ही नहीं सकता। चले आखिरी लम्हात है, मुझे सिर्फ इतना बता दें 2 लफ्जों में कि फिक्स टैक्स और ताजिर दोस्त स्कीम जो है ये नाफिज अमल होगा नहीं होगा? ताजिर दोस्त स्कीम तो खत्म हो गई जनाब, वो तो गई। मैं अब क्या कहूँ, लफ्ज अच्छा नहीं है। ताजिर स्कीम खूब खाते चली गई। और सर आखिर में बस ये बता दें कि अगर जो कानून दिए गए हैं, जो इजाजत दी गई है FBR को, अगर वो इन्फोर्समेंट हुआ तो फिर एहतजाज होगा। हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? आ रही है? जी आ रही है जी बोले सर। ये बताइएगा कि जो कानून अब बना दिया गया FBR को, जो पावर्स दी गई हैं, अगर इन्फोर्स हुआ तो फिर एहतजाज होगा आपकी जानिब से? हाँ बिल्कुल, हम तो एहतजाज के लिए दमादम मस्त कलंदर होगा जो हमारे ताजिर के साथ ज्यादती करने की कोशिश करेगा। थैंक यू अजमल साहब, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि अजमल साहब ने कह दिया कि दमादम मस्त कलंदर होगा, तो इस मतलब ये है कि ये बात तय है कि SMEs पे सबसे ज्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि छोटे कारोबार तो छोटी चीजें होती हैं। मेरे ख्याल में अस्तन अब इजाजत ले लेते हैं। बिल्कुल, और हमारे मेहमानों को भी बहुत शुक्रिया। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और इकराम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप 10 तारीख से 9 तारीख से हमारे साथ जुड़े हुए, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि लम्हा व लम्हा आपको बजट के हवाले से हर चीज़ से मुतालिक अपडेट करते रहें। तो हमें इजाज़त दीजिए, बजट का सेशन आज यहीं ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। गाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखते रहिए Metro 1 न्यूज़ और चैनल 5 न्यूज़।